Good afternoon, everyone. I welcome you on behalf of Unnan Bihar Senior Secondary platform. Today, we'll resume our crash course class for Standard 12 English. आज हम लोग बात करेंगे क्रैश कोर्स में, अंग्रेजी क्रैश कोर्स जो 12 के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए। उसके क्वेश्चंस में हम लोग मॉडल पेपर को देख रहे थे। तो मॉडल पेपर का जो है हम लोग शायद 28 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करना है, 20 नंबर से आगे बढ़ना है। हम लोग बात कर रहे हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या मॉडल होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के। तो फिलहाल जो है ये चल रहा है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, जिस तरह से प्रश्नों का मॉडल होता है। आइए बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का करेक्ट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का क्या मतलब होता है? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम मीन्स होता है उल्टा। तो उल्टा बताना है साहब। किस चीज का उल्टा बताना है? स्टेराइल का। और स्टेराइल का मतलब होता है बांझ। बांझ का मतलब, बांझ मतलब क्या? जो संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका क्या होना चाहिए? फर्टाइल। फर्टाइल जो उपजाऊ होता है, बांझ नहीं होता है, जिसमें फर्टिलिटी होती है। तो यहाँ हमारा 20 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंटोनिम इसका स्टेराइल का फर्टाइल। डिड सी सी जो लिखे हुए सेंटेंस, उसमें कहता है 21st क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प में अस लिखे हुए, देयर लिखे हुए, दे लिखे हुए, हीज लिखे हुए। डिड सी सी। अब ये किस चीज का जगह खाली है? अब देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह खाली है। ऑब्जेक्ट का जगह खाली है तो हमें ऑब्जेक्ट रखना है इसमें। कर्म कारक में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में। और ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ये सब के सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन को किस में रखना होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है उसको अगर रख देते हैं तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। डिड सी सी अस, देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है। देयर पॉजिटिव केस में है। दे ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में। और ही जो है पॉजिटिव केस में है। तो हमारा अस ही करेक्ट ऑप्शन बच रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या भरेंगे? अस भरेंगे। क्या भरेंगे? अस। तो डिड सी सी अस, ये हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ए हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ चलिए 22nd जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। आई डैश, अब इसमें एकदम देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही इजी, एकदम जो कहा जाता है आसान, सबसे आसान प्रश्न जो है दिया हुआ है इसमें। सबसे आसान प्रश्न है आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। तो यहाँ क्या होगा? आई के साथ हैज लगता है क्या? नहीं। आई के साथ इज लगता है? नहीं। ये दोनों नहीं होगा। आई हैव, आई वॉज, तो क्या होगा? आई हैव। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, और एग्जाम में भी आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, ये आपका होगा। चूज द ऑड वन आउट। इसमें जो ऑड वन है उसको आउट करना है। ऑड क्या होता है? ऑड मतलब होता है जो अलग है, मेल नहीं का, बेमेल जिसको हिंदी में कहते हैं। बेमेल शब्द को छांटिए। तो सितार है, वायलिन है, गिटार है और फ्लूट दिया हुआ। ये सब के सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र में सितार में भी स्ट्रिंग, तार लगा रहता है, स्ट्रिंग लगा रहता है। इसके स्ट्रक्चर में भी, वायलिन में भी स्ट्रिंग लगा रहता है, तार लगा रहता है। स्ट्रिंग, सॉरी STRING स्ट्रिंग होता है। STRING स्ट्रिंग मीन्स तार होता है। तो यहाँ और फ्लूट देखेंगे आप, तो फ्लूट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्लूट जो है बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन हमारा इसमें से ऑड कौन हो रहा है? फ्लूट। बाकी सब क्या हो रहे हैं? एक जैसे हैं। तो हमारा आंसर होगा फ्लूट। इसी में यही ऑड हो रहा है। तो ये ऑड वन आउट करने के लिए क्वेश्चन में रहता ही रहता है। तो ये आप मेरा ख्याल है कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखें तो क्या है? अगले क्वेश्चन पे समझ विकसित करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है, 24th नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड।
सही शब्द का चुनाव करना है। व्हेन अ रूम इज टाइनी इट इज, अगर कोई रूम टाइनी है, टाइनी का क्या मतलब होगा? अगर कोई रूम टाइनी है तो ये क्या है? सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। और देखिए एकदम साधारण शब्द है, सिनोनिम पूछ रहा है, समान समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो इसमें क्या होता है? टाइनी मीन्स होता है स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, इट इज स्मॉल। बाकी ये गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 25th नंबर क्वेश्चन है, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। अब देखिए यहाँ क्या है, होमोफोन्स हैं ये। होमोफोन्स क्या होते हैं? एक ही जैसे साउंड करते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। होमोफोन्स फर्दर, फार्दर नहीं, फर्दर फार्दर, ईदर नीदर, इस पे तो आपको करना ही नहीं है, इधर नीदर पे समझ नहीं करना है। फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, डैश सूचना के लिए ऑफिस में जाइए, डैश सूचना के लिए कार्यालय में जाइए। फर्दर माने होता है आगे की सूचना के लिए, फार्दर माने दूर होता है। फार, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार मीन्स होता है दूर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ये एडजेक्टिव है। हमको क्या करना है? फर्दर मीन्स आगे, आगे सूचना के लिए, फॉर फर्दर मीन्स और ज़्यादा जानकारी के लिए, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर यहाँ आएगा। ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो यहाँ हमारा होगा फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 8th नंबर पेज है। चलिए ये पेज आपके सामने ऐसे है। आई थिंक इट्स विजुअल टू यू। 26 नंबर क्वेश्चन है, 25 तक देख लिए थे, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉन्टेड टू बाई डैश मैंगोज। वो डैश मैंगोज खरीदना चाहता था। तो मैंगोज क्या होंगे? मच, मच मीन्स ज़्यादा होता है। मच क्या होता है? ये क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ये मात्रा बताता है। आम की मात्रा तो होती नहीं है, क्वांटिटी। आम की संख्या होगी ना, मात्रा थोड़ी होगी। आम का जूस होगा तो उसकी मात्रा बनेगा। आम की संख्या बनेगी तो संख्या किससे? लिटिल भी क्वांटिटी दिखाता है, थोड़ा सा। एनी जो है नेगेटिव है, एनी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव मीनिंग देता है। आपका बचता क्या है इसमें? सम बचता है। तो ही वॉन्टेड टू बाई सम मैंगोज, वह कुछ आम लेना चाहता था, वह कुछ आम खरीदना चाहता था। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ सही होगा और इसमें सम आएगा। क्या होगा? आई वॉन्टेड टू बाई सम मैंगोज। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निष्ठा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश नॉट। अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ट्राइड का मतलब क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है ना, वर्ब सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। द प्रॉब्लम बट सी डैश नॉट, कैन नॉट आएगा? नहीं आएगा। सी मे नॉट आएगा? नहीं आएगा। माइट नॉट आएगा? सी कुड नॉट आएगा, है ना। तो निष्ठा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी कुड नॉट। निष्ठा ने प्रश्न को हल करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सकी। नहीं कर सकी होगा, नहीं कर सकती है, ये तो हो जाएगा। जो सिंपल पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट कैसे आएगा? ये कैन जो है वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी देता है, मे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। माइट से वीक पॉसिबिलिटी हो, जब ट्राई करेंगे तो माइट कैसे होगा? कुड आएगा। तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड के रूप में यहाँ होगा। तो 27 नंबर में हमारा बी ऑप्शन सही है, यहाँ होगा कुड नॉट। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ही विल स्टे हियर डैश मंडे, बाय मंडे, टू मंडे, एट मंडे, टिल मंडे। टिल मंडे मीन्स क्या होगा? मंडे तक। बाय मंडे, बाय मीन्स होता है नज़दीक। विल स्टे हियर बाय मंडे, बाय मीन्स के बगल में भी होता है, तो क्यों मंडे के बगल में थोड़ी कोई खड़ा होगा पोजीशन याद देने के लिए? नहीं। टू, ही विल स्टे हियर टू मंडे, टू तो आएगा ही नहीं, आप श्योर रहिए। टू टाइम नहीं बताता है, बाई टाइम नहीं बताता है, एट टाइम बताता है, टिल टाइम बताता है। तो ही विल स्टे हियर एट मंडे। एट छोटे टाइम के लिए होता है, एट 9 o'clock और 10 o'clock,
नहीं, एट नाइट। तो यहाँ क्या होगा, टिल आएगा। टिल मीन्स होता है तक, तब तक, मंडे तक, सोमवार तक। तो यहाँ हम भरेंगे टिल। आंसर क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ये डी। कौन सा, टिल। चलिए 29 नंबर, ओ नो आई लेट फॉर द एग्जाम। ओ नो, तो क्या होगा, ओ नो आई लेट फॉर द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं एग्जाम के लिए लेट हूँ? आर तो आएगा नहीं, इज आई के साथ लगता ही नहीं है। इजंट आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन टैग नहीं है। अगर क्वेश्चन टैग होता तो इजंट भी होता है। हमारा सिंपली एम हो जाएगा। ओ नो एम आई लेट फॉर द एग्जाम, अरे नहीं, क्या मैं एग्जाम के लिए लेट हूँ? तो यहाँ एम आएगा सिंपली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को, 38th क्वेश्चन को देखते हैं। आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशन पढ़ना आपके सिलेबस में है और ये कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्या दिया है, दिया हुआ है आई सैट, लिखा हुआ है आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। मैं फ्रंट स्टेप पे बैठ गया, अपने फ्रंट स्टेप पे, स्टेप मीन सीढ़ी होता है, मैं आगे की सीढ़ी पे बैठ गया स्टेप पे। आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और मैंने गली के तरफ देखा, आर पार गली के इस पार से उस पार तक देखा। इस सेंटेंस को जोड़ना है। आई सैट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट, ये गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कि मैं बैठा और अपने फ्रंट स्टेप को देखा, ऐसा तो है नहीं, गली में देखना है। आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द, सीधा एंड से जोड़ दिया गया है। और तीसरा देखते हैं, सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, टू लुक्ड होगा ही नहीं, टू के साथ वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। आई सैट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या, सीधा एंड से जोड़ दिएगा, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। एंड से सिंपली इस दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ देना है। ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस, दोनों जुड़ भी गए। ये लिंकर कॉम्बिनेशन दोनों से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने किया और आगे देख लेते हैं। हाँ 31, ये 31 है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं आपके लिए। आई थिंक इट नाउ इट्स विजिबल टू यू। अब ये शायद आपको विजिबल होगा। हाँ, वन हु लव्स वंस कंट्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, एक शब्द बता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देना है इसको। वन हु लव्स वन कंट्री, वह जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? एक ऑप्शन में दिया हुआ है रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब हुआ क्रांतिकारी। ट्रेटर का मतलब होता है जालसाज, धोखेबाज, जो देश के साथ गद्दारी करता है, गद्दार भी कह सकते हैं। एम्बेसडर जो क्या करता है, देश के सरकार का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे देशों में जाकर। और पैट्रियोट, पैट्रियोट मीन्स क्या होता है, देशभक्त। तो जो देश से प्रेम करेगा वो क्या होगा, देशभक्त होगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। डी, सी ऑप्शन होगा पैट्रियोट। पैट्रियट, वन हु लव्स वंस कंट्री इज पैट्रियट, देशभक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 जो क्वेश्चन है वो क्या है, यू कैन डैश वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी में वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब कहते हैं जिसको आप। तो आप लुक अप, लुक डाउन, लुक और लुक आफ्टर। देखिए लुकअप मीन्स होता है खोजना, लुकअप मीन्स क्या होता है, टू सर्च। लुकअप मीन्स टू सर्च, खोजना, ढूंढना। तो हम लोग डिक्शनरी में वर्ड को खोजते ही है ना, ढूंढते ही है ना। लुक डाउन मतलब होता है नीचा देखना, किसी को नीचा दिखाना या नीचा देखना, नीचा दिखाना। किसी आदमी को नीचा दिखाते हैं, लुक डाउन अपॉन।
लुक मतलब सीधा देखना, और लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, डी देखभाल करना, केयर करना, देखभाल करना। क्या होगा? तो होगा लुकअप। हमारा ए ऑप्शन सही है, यू कैन लुकअप होगा इसमें, लुक अप, लुकअप। यू कैन लुकअप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में शब्दों को देख सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स वगैरह दिए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 33rd नंबर, जो 33rd जो है ना, 33 क्वेश्चन, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? ये आपको फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब में अगर आप सोचते हैं कि टू मीन्स टू ड्राइव, ड्राइव मीन्स चलाना होता है, होम माने घर, मतलब ड्राइविंग करके घर जाना, तो एकदम आप गलत सोच रहे हैं। इसके जो शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। टू फाइंड वंस रूट का मतलब हो गया अपनी जड़ का पता लगाना, टू रिटर्न अ प्लेस ऑफ रेस्ट, आराम की जगह लौट जाना, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाना, और टू एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। तो यहाँ जोर देना ही होता है, इसका मतलब क्या होता है? जोर देना होता है। तो यहाँ क्या होगा? जोर देना, एम्फेसाइज। तो टू ड्राइव होम का मतलब होता है जोर देना, जोर देकर समझाना होता है। तो टू ड्राइव होम नहीं मीन्स होता है जोर देकर समझाना। द टीचर ट्राइड टू ड्राइव होम द थीम ऑफ द पोएम। शिक्षक ने कविता के थीम को समझाने का, जोर देकर समझाने का प्रयास किया। तो टू ड्राइव होम का मतलब होगा टू एम्फेसाइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो 34th जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग सही पूछने के लिए तो ये स्पेलिंग का कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उसको अगर आप देख लेते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन उतना भी ये नहीं पूछता है आपसे। बहुत ही आसान सा, देखिए सर्वेंट का पूछ रहा है, तो SERVANT सर्वेंट होता है, B SERVANT सर्वेंट। ये तो बहुत बड़ा कोई वर्ड नहीं है, या ऐसा कोई टिपिकल नहीं है जिससे आपको जो है कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये बहुत ही आसान है। 35 नंबर जो है, आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। कह रहा है कि एडजेक्टिव का पता लगाइए इसमें से, इसमें विशेषण कौन है। तो विशेषण क्या करता है? यू नो, एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, ट्राइड जो वर्ब है, टू रिजॉल्व जो है यहाँ क्या है? टू इन्फिनिटिव नाउन का काम कर रहा है। द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक नाउन है और इसकी विशेषता कॉम्प्लेक्स से बताया जा रहा है। तो हमारा इसमें कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। ये जटिल जो है सिचुएशन को बता रहा है, जटिल परिस्थिति। तो परिस्थिति, सिचुएशन मीन्स स्थिति नाउन है, इस नाउन की विशेषता कॉम्प्लेक्स बता रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर होगा बी, कॉम्प्लेक्स। यही एडजेक्टिव है। ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस देंगे तो आप बना लेंगे ना? क्या लगता है, बहुत टफ लग रहा है आपको क्वेश्चन? हाँ चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी राइट पे है, हाँ करेक्ट स्पेलिंग आपने देख लिया। और है क्या? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स हमारा जो है वो क्या है? एडजेक्टिव होगा, यही बी ऑप्शन। हार्डली हैड ही लेफ्ट, देखिए हार्डली के साथ वेन आता है, हार्डली वेन, हार्डली वेन। हार्डली वेन का मतलब होता है तुरंत, तत्क्षण, तभी, तभी ऐसा हुआ। तो हार्डली के साथ क्या आता है? वेन, हार्डली वेन। आपको हार्डली वेन दिया हुआ है ऑप्शन में। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। हार्डली वेन, हार्डली हैड ही लेफ्ट, वह मुश्किल से निकला होगा, मुश्किल से निकला गया होगा, प्रस्थान किया होगा, तब जब उसका भाई आ गया। मतलब जो ही वो निकला त्यों ही उसके भाई आ गए। तो हार्डली के साथ वेन आता है, देन, दैन ये सब नहीं आता है। आप अगले पेज पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन 9th नंबर पेज पे होगा, आप यहाँ देख लीजिए। हाँ हार्डली वेन, आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, क्या है ना? हार्डली
वेन दिया हुआ है। हाँ, हार्डली, हार्डली वेन यहाँ दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ देखिए, आप शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, हार्डली वेन, सी ऑप्शन है हमारा, हार्डली वेन। तो हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली वेन आता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 37, वी शुड डैश द प्लेन नाउ। वी शुड क्या होगा, प्लेन में चढ़ना। प्लेन मतलब क्या होता है, एरोप्लेन में चढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोर्ड, ये बोर होता है, बोर करना किसी को। बोर करना मतलब क्या, किसी को अपसेट कर देना, बोर कर देना। बोट मीन्स नाव, आप जानते ही हैं। और ये बोर, बियर से बोर बना, बियर मीन्स बर्दाश्त करना, और बोर इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बोर, BORE, सहन किया, बर्दाश्त किया। अब बोर्ड मीन्स होता है चढ़ना, तो ये यहाँ प्लेन वगैरह में बोर्ड किया जाता है, BOARD, बोर्ड, बोर्ड। वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ, अब हमें प्लेन पे चढ़ना चाहिए। तो शुड के साथ मॉडल है तो वर्ब 1 आएगा, बोर्ड, ठीक है यहाँ। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारे क्या ऑप्शन सही है यहाँ, बोर्ड। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, सुधारना, सही करना। तो बिल्ड मीन्स बनाना होता है, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना होता है, कमांड मीन्स आज्ञा देना होता है, करेक्ट मीन्स सही करना होता है। यही हमारा डी ऑप्शन है, टू करेक्ट। रेक्टिफाई मीन्स टू करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछता है एंटोनिम है और आप सिनोनिम पे टिक कर दिए होते हैं। कभी कभी सिनोनिम पूछता है, आप एंटोनिम पे टिक कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको खोजना है विलोम शब्द। तो सिंपैथेटिक का विलोम क्या होगा, केयरिंग मीन्स ख्याल करने वाला, थॉटफुल मीन्स विचारवान, कंपैशनेट कंपैशन रखने वाला, प्रेम, सद्भावना, सहयोग का भावना रखने वाला, इनसेंसिटिव मतलब होता है असंवेदनशील। ये तीनों एक जैसे हैं। इसके सिनोनिम्स में सिंपैथेटिक के मतलब ये पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं सब। एंटोनिम क्या होगा, नेगेटिव सेंस देगा तभी तो एंटोनिम बनेगा, विलोम शब्द बनेगा। तो सिंपैथेटिक सहानुभूति रखने वाले का इनसेंसिटिव कर देंगे, असंवेदनशील। ये ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो रहा है, इनसेंसिटिव। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। योर फ्रेंड्स, वेट्स लिखा हुआ है, वेटेड लिखा हुआ है, वेटिंग लिखा हुआ, विल वेटिंग लिखा हुआ। तो योर फ्रेंड्स फॉर एन आवर, फॉर दिया हुआ है, वेटिंग, वेट्स तो होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया वर्ब। वेटेड, योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू, वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए 1 घंटा इंतजार किया। विल वेटिंग तो होएगा नहीं, वेटिंग आएगा नहीं, योर फ्रेंड्स वेटिंग फॉर यू, ये तो होगा नहीं, तो आएगा क्या, बस यही आ रहा है। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए 1 घंटा इंतजार किया था। तो बी ऑप्शन सही है। I dash working all afternoon and have just finished the assignment. I have been working all afternoon and have just finished. I shall be तो होगा नहीं, I shall be होगा, फिनिश हो गया आंसर यहाँ। I have just मतलब ये क्या है, ये सिंपल, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किस टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो हैव बीन, हैड बीन तो आएगा नहीं, पास्ट हो गया। शैल बी भी फ्यूचर आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, आई एम वर्किंग ऑल आफ्टरनून, एम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बचा क्या, आई हैव बीन वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, मैं दिन भर काम करता रहा, एंड आई हैव जस्ट फिनिश, और तुरंत मैंने अब खत्म किया है। मैंने दिन भर काम किया है, अब जाके खत्म हुआ है। तो आई हैव बीन, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, आई हैव बीन वर्किंग। ओके, तो ये हो गया आपको कॉम्बिनेशन सेंटेंस, किस सेंटेंस के साथ किसकी, कौन सा सेंटेंस जो है कंबाइन होता है। आई हैव बीन वर्किंग हियर ऑल आफ्टरनून, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, यहाँ ए ऑप्शन चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ
यहाँ क्या होगा? क्या दिए हुए हैं? हाँ, देयर इज अ वॉल, आई थिंक विजिबल है। देयर इज अ वॉल डैश द गार्डन, वॉल के क्या होता है? गार्डन के चारों तरफ दीवार होते हैं, तो चारों तरफ का क्या होगा? ऑन होगा, अक्रॉस होगा, इनटू होगा, क्या होगा? ये प्रीपोजिशन आपसे पूछ रहा है, करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में से भी सबसे हल्का जो प्रीपोजिशन आपसे पूछा जा रहा है। देयर इज अ वॉल अराउंड मीन्स चारों ओर, बगीचे के चारों ओर दीवार है। अक्रॉस मीन्स आर पार, किसी बगीचे के आर पार दीवार तो नहीं होता है। किसी बगीचे के ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर होता है, तो होता ही नहीं है। अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार तक, इनटू मीन्स होता है किसी चीज के भीतर, गतिशील। तो अराउंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अराउंड। देयर इज अ वॉल अराउंड द गार्डन, ए ऑप्शन सही होगा, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। 43rd में कह रहे हैं दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स, इन माउंटेन्स। ये तो आएगा ही नहीं, एन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, माउंटेन्स लिखा हुआ है। और द कब लगाते हैं? जब कोई पार्टिकुलर बात करे किसी पार्टिकुलर ये के लिए, चूंकि इसका नाम डेफिनिट आर्टिकल है, तो डेफिनिट किसी नाउन को डेफिनिट बनाना हो, पार्टिकुलराइज करना हो, और ये माउंटेन्स जो है वो पार्टिकुलराइज करना नहीं है। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, वे अक्सर अपने छुट्टियों को पहाड़ों में बिताते हैं। कोई खास पहाड़ तो है नहीं, द लिखेंगे तो कोई खास पहाड़ है, माउंटेन्स है ये, तो नो आर्टिकल हमारा आंसर होगा यहाँ। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, सिर्फ माउंटेन्स होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंटेन रेंज के पहले द लगाया जाता है, ये ना समझिए कि माउंटेन लिखा हुआ है तो हर जगह द लगाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 44th नंबर क्वेश्चन है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, है ना? ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंत में उसने, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसको क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब क्या मतलब होगा? फाउट लाइक अ हीरो, मतलब हीरो की तरह लड़ा। फेस ब्रेवली मतलब बहादुरी से सामना किया। सेव्ड हिज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को सेव किया नहीं, कन्फेस्ड ऑनेस्टली। देखिए ये जो है, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कन्फेस ऑनेस्टली। कन्फेस ऑनेस्टली का मतलब हुआ ईमानदारी से स्वीकार कर लेना। आपसे कोई गलती हुई हो और आप उसको ईमानदारी पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। ये जो है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसका मतलब कुछ और निकलता है। जो शब्द है, शब्दों के शब्दार्थ नहीं होगा, इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकलता है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब हुआ साफ साफ स्वीकार करना, ईमानदारी पूर्वक किसी गलती को, किसी बात को स्वीकार कर लेना। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसमें आप अगर मान लीजिए इसको नहीं जानते हैं, तो ये नहीं है कि इसमें बैठ करके हिज्जे करिएगा कि नहीं हम 44 नंबर क्वेश्चन को बना के ही छोड़ेंगे। नहीं आता है स्किप कर जाइए, आपके लिए बहुत सारे इजी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 44th नंबर पे है ना हम लोग, 100 क्वेश्चन है भाई, तो क्यों इस पे माथा खपाएंगे? अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, उसको आप स्किप कर दीजिए, बाद में पहले जो आ रहा है वो बना लीजिए। तो इसको आप छोड़ देंगे अगर नहीं आएगा। उस सब इस तरह के कुछ अगर जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो टफ हैं, जिससे आप परिचित नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ हमने क्या बताया कि टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, ऑफ इट या समथिंग अगर है, इसका मतलब होता है टू कन्फेस ऑनेस्टली, टू कन्फेस ऑनेस्टली। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार कर लेना, गलती वगैरह को स्वीकार करना। टू कन्फेस ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक किसी चीज को स्वीकार कर लेना। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, ईमानदारी पूर्वक स्वीकार कर लिया कि हमसे ये गलती हुई थी या हमने ये सब किया था। 45th नंबर क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? वह व्यक्ति जो भगवान के उत्पत्ति पर विश्वास नहीं करता है, मतलब वह आदमी जो भगवान
को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं? थिस्ट, एथिस्ट, हेरेटिक, फैनेटिक, उसको बोलते हैं एथिस्ट। ये जानकारी के आधार पे है, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर की उत्पत्ति पे विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? जो धर्म पे विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। ईश्वर की आस्था पे कोई विश्वास नहीं है उसको, और जो विश्वास करता है उसको बोलते हैं थिस्ट। ये ऊपर ए नंबर में, ठीक है। तो हमारा अथिस्ट हमारा आंसर होगा यहाँ, सी ऑप्शन सही होगा। yesterday I dash finish my geography project, yesterday I dash finish my geography project। yesterday मतलब क्या होता है? बीता हुआ, बीता हुआ कल है ये, तो बीता हुआ कल है, पास्ट टाइम है ये, बीता हुआ कल, yesterday। क्या भरेंगे सोचिए? yesterday I must finish my, ये तो होगा ही नहीं। yesterday I must not finish my, yesterday I have to लगे नहीं, had to होगा। yesterday I had to finish my geography project, yesterday I had to, कल मुझे ज्योग्राफी प्रोजेक्ट को फिनिश करना था, कल बीते हुए कल में मुझे ज्योग्राफी प्रोजेक्ट को फिनिश कर देना था, तो had to होगा। had to कंपल्सन, have to, इसमें had to आएगा क्योंकि yesterday लगा हुआ है, बाकी सब नहीं लगेगा, है ना आसान। तो ये 46 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, हाँ चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है। आई थिंक विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। ही डैश टू आगरा टुमारो, ही डैश टू आगरा टुमारो, वह कल आगरा क्या हुआ? ही डैश टू आगरा टुमारो, टुमारो है मतलब आने वाला कल है, देख लीजिए आने वाला कल है, तो कौन से टेंस से लगाइएगा? ही विल गो टू आगरा टुमारो, शैल गो टू, वेंट, विल वेंट। ठीक है, वेंट जो है वो ये आपको क्या है, सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो का जो है सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है। विल वेंट होता है कभी? विल मतलब विल के साथ, शैल विल के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है कभी? ये इलॉजिकल है, बेकार है इस पे। विल गो या शैल गो, तो आप जानते हैं शैल किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, और आई वी वहां है ही नहीं, ही है, तो क्या लगेगा? ए, ही विल गो टू आगरा टुमारो, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। ही विल गो टू आगरा टुमारो। 48th नंबर क्वेश्चन है, आई लाइक चाइनीज फूड, दैट्स माय हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल। इट ऑल लिखा है, एट ऑल है, एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल, एट ऑल। तो माय हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल, मेरे पति इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आई लाइक, मैं चाइनीज फूड पसंद करती हूँ, तो क्या होगा? इसको आपको क्या कह रहा है? करेक्ट ऑप्शन लिंकर है, आपको लिंकर पढ़ना था, ठीक है। तो लिंकर से जोड़ने का काम करना है, जोड़ना है मतलब क्या करिएगा, ऐसा जोड़िए कि बात हो जाए। कह रहा है कि ये पसंद करती हैं या इनके पति जो है पसंद नहीं करते हैं, तो क्या हो गया? दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया किससे जुड़ता है? बट से। यहाँ बट लगाइएगा, ये पसंद करती हैं लेकिन इनके पति पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ सो का मतलब हो गया इसीलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये सब कारण बता रहा है। एंड सिंपली जोड़ता है दो सेंटेंस को, इंफॉर्मेशन ऐड करता है, और बट से हम कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, विरोधाभास है। ये पसंद करती हैं, इनके पति पसंद नहीं करते हैं, तो क्या आएगा? बट आएगा। तो 48th नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है, बट। सही है, आसान है ना। तो आई लाइक चाइनीज फूड बट माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल। 49th नंबर क्वेश्चन है, इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कॉम्बिनेशन है, ये पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन रहता है, इसमें से ज्यादा नहीं रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन, 50 नंबर में 3 क्वेश्चन होगा कम से कम, और वो भी आसान ही देता है। तो इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट, ये बहुत, आज बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं जा सकता, आज बड़ी गर्मी है, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इट इज वेरी हॉट आई कांट गो नाउ,
ये क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा करके कॉमा लगा जुड़े हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इट इज हॉट सो आई कैन नॉट गो, ये आज गर्मी है इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूँ, या फिर कॉमा लगा के जुड़े हुए हैं सो के साथ। इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो। देखिए रिमूव टू आपने पढ़ा होगा, टू हॉट इट इज, ये सब तो बेकार है, इस पे चर्चा ही बेकार है। मतलब सी ऑप्शन आप अगर गौर से देखिए, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, इतनी गर्मी है मेरे लिए कि मैं बाहर नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मतलब मेरे लिए गर्मी है भैया, मैं इतना गर्मी में नहीं जा सकता। तो इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ये हमारा इसका इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ये बेस्ट ऑप्शन है, सी हमारा सही होगा। 50th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वी डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, वी डूइंग, वी के साथ डूइंग तो आएगा नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, छांट दीजिए। वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, हम लोग बहुत सारे स्वयंसेवी काम करते हैं। वी डज होता है क्या, वी के साथ डज तो आएगा नहीं। वी आर डू ऐसा कोई पैटर्न है सेंटेंस का, नहीं है, तो डूइंग होगा ही नहीं, डज होगा ही नहीं, आर डू होगा नहीं, बचेगा क्या, डू। तो वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, हम लोग बहुत सारा स्वयंसेवी काम करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस में करेक्शन चुनना है, मतलब सही वाक्य को चुनना है कि इसमें से सही वाक्य कौन है। देखिए इसमें बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। अब ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन द चर्च लिखा हुआ है, द चर्च। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो द चर्च नहीं, क्यों? चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, जेल, इस सब में द नहीं लगता है, क्या समझे? चर्च, CHURCH, चर्च, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, बेड, जेल, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, इसमें कब लगाते हैं द, कब नहीं लगाते हैं? कॉलेज, स्कूल, जेल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, इतने इस तरह के कुछ जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल लगाने से क्या मतलब होगा? मतलब ये है कि लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, चलो चर्च में चलते हैं कुछ शांति प्राप्त करने के लिए, कुछ शांति लेने के लिए, कुछ शांति प्राप्त करने के लिए चलो चर्च में चलते हैं। तो चर्च जो है वो द चर्च लगाने का मतलब हुआ कि आप चर्च जिस उद्देश्य से बना है उस प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहे हैं। मार्केट भी होता है, आप देख लीजिए, मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार। तो बाजार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खरीदना, कुछ खरीदना या कुछ बेचना। तो खरीदने और बेचने के उद्देश्य से अगर कोई बाजार जा रहा है तो द मार्केट नहीं जा रहा है, सीधा मार्केट जा रहा है, इसमें द मार्केट नहीं जा रहा है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो द कॉलेज आप नहीं जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, द स्कूल नहीं जाएंगे आप, सीधा स्कूल जाएंगे, नो आर्टिकल। जेल में अगर आप कैद हैं या जेल आपको जाना पड़ रहा है, उद्देश्य वहां अगर कैद होना है तो द नहीं लगेगा। चर्च में अगर आप प्रार्थना करने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। टेम्पल, मंदिर में अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं तो वहां द नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं तो वहां द नहीं लगेगा। बेड में अगर आप सोने के लिए बेड पे जा रहे हैं तो द नहीं लगेगा। मतलब ये कि ये जो कॉलेज, स्कूल, जेल, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, मार्केट, ये सब जो नाउन है, इनके जो प्राथमिक उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ प्रार्थना करेंगे तब ना शांति मिलेगी, चर्च में शांति के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हो गया कि चर्च की बिल्डिंग में सिर्फ जा रहे हैं, चर्च बिल्डिंग में आप नहीं जा रहे हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं प्रार्थना करने, तो द नहीं होगा। लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट्स गो टू चर्च, यहाँ से द निकाल दिया, ये सेंटेंस सही हो गया। लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस के स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये नहीं होगा। और एक ऑप्शन और बच गया, उसको देख लीजिए, यहाँ तो द था तो ये गलत हो गया, यहाँ द नहीं है, पीस की स्पेलिंग सही है। लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, चलो चर्च चलते हैं कुछ शांति प्राप्त करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये एक और ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन सही यही है, ठीक है। आइए देखते हैं, हाँ, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ही बेकार है। एट पीस क्या है? ये एकदम गलत है, इस पे कोई चर्चा नहीं, सी ऑप्शन सही था, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। 52 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए, मुझे लगता है यार ठीक है अब। हाँ, 52 नंबर क्वेश्चन है, एवरीबॉडी डैश लिविंग नाउ। एवरीबॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। तो एवरीबॉडी इज लिविंग नाउ,
वाज होगा नहीं, नाउन लिखा हुआ तो वाज कैसे होगा? अगर एवरीबॉडी के साथ आर लगा के आप गलती करेंगे नहीं, क्योंकि ये प्लूरल नहीं होता है, एवरीबॉडी हमेशा सिंगुलर होता है। एवरीबॉडी के साथ एम क्यों आएगा? जाहिर सी बात है, इज बचा तो इज आएगा। एवरीबॉडी इज लिविंग नाउ, हर आदमी अभी जा रहा है, हर आदमी अभी जा रहा है। हाँ चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? हाउ सरप्राइजिंग, किस किस्म का ये वाक्य है? हाउ सरप्राइजिंग। और क्या लगा हुआ है इसमें? देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किस सेंटेंस में लगता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सीधा सीधा दिख रहा है, डिक्लेरेटिव होएगा नहीं, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इंपेरेटिव में आदेश होगा, आदेश सूचक, डिक्लेरेटिव समथिंग डिक्लेयरिंग लाइक यू नो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एक्सक्लेमेशन है सीधा सीधा, आश्चर्य, हाउ सरप्राइजिंग, कितने आश्चर्य की बात है। एक्सक्लेमेशन है, आपका सी ऑप्शन सही है। द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स दैट योर कैन सी फ्रॉम हियर। योर नहीं, मिसप्रिंट है, यहाँ यू होगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर। द कंट्री लाइज, बिलो से नीचे होता है, अगेंस्ट मतलब से सट कर होता है, बियॉन्ड मीन्स से दूर होता है, बीनीथ मीन्स के नीचे होता है। द कंट्री लाइज बीनीथ दोज माउंटेन्स। कंट्री मतलब क्या होता है? गांव। गांव कहाँ है? तो नीचे, पहाड़ों के नीचे गांव बसा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बियॉन्ड मीन्स होता है कि दूर से बाहर। तो पहाड़ों से बाहर होगा, दूर होगा तो आप पहाड़ के पीछे ढक ही जाएगा, दिखाई कैसे देगा? सीधा सीधा बीनीथ है, पहाड़ों के नीचे, तो बीनीथ हमारा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपसे प्रीपोजिशन पूछ रहा है। दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। अब देखिए इतना सिंपल सेंटेंस है, इसमें से एडजेक्टिव निकाल के दे देना है। एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यहाँ विनर्स जो है नाउन है, उसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? प्राउड। तो प्राउड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर प्राउड विनर्स, वे जो है गौरवान्वित विजेता है। विजेता समझते हैं, विजेता नाउन हो गया, जीतने वाला। डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड? चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो अ मदर लव्स हर चाइल्ड नॉट, अ मदर लव्स हर चाइल्ड, क्या होगा? सीधा सीधा अ मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। क्या एक माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है? लव्स हर चाइल्ड, अ मदर लव्स हर चाइल्ड। तो हमारा बी ऑप्शन सही था, अ मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बी ऑप्शन सही था। इसको देख लेते हैं। 60 तक के क्वेश्चन आज देखेंगे, और अगले दिन से हम लोग 61 जो है बुक पे आधारित, आपका जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उस पे आधारित क्वेश्चन। एक बार हम चाह रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चन देख लेने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि ये हमारे क्वेश्चन का मॉडल है, मतलब इसी तरह के प्रश्न सेट किए जाते हैं। क्या आपको एक एरिया समझ में आ जाता है, एक कवरेज समझ में आता है कि किस तरह का कवरेज है क्वेश्चन का, पैटर्न क्या है। बाकी कुछ और भी चीजें लाया जाएगा आपके लिए जो फायदेमंद होगा। Nobody should dance on the poor, ये आपसे क्या पूछ रहा है? लुक ओवर, लुक एट, फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है। लुक ओवर, लुक एट, लुक ऑन, लुक डाउन। लुक डाउन मीन्स क्या बताए थे? नीचा दिखाना, नीचा देखना, नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। Nobody should look down on the poor, गरीबों पे, यहीं पे क्या आएगा? लुक डाउन आएगा ना, यहाँ पे आपको हो जाएगा लुक डाउन। तो डी हमारा ऑप्शन सही है। लुक ओवर मीन्स क्या होता है? लुक एट किसी चीज को देखना, लुक ऑन, लुक ओवर। ओवर लुक अगर रहता है तो ओवर लुक मतलब होता है ध्यान नहीं देना। यहाँ लुक डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, यही डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, लुक डाउन। गरीबों को नीचे नहीं देखना चाहिए, है ना। डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बता रहा है? आर्टिकल जो वो पढ़ रहा है वो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही रोचक है। तो द है, पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलराइज कर रहा है, किसी खास आर्टिकल की बात की जा रही है। द आर्टिकल ही इज रीडिंग, जो आर्टिकल वो पढ़ रहा है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही रोचक है। तो द होगा सिंपली, ए एंड द से पूछ रहा है हमारा द। यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन अगेंस्ट होता है, किसी चीज के खिलाफ हम प्रिकॉशन लेते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ, के विरुद्ध। These days राम डैश इज होमवर्क क्वाइट ऑफन, these days क्या है? these days हमेशा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये टाइम एक्सप्रेशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। these days सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन दिनों, इन दिनों
क्या है, मतलब टेम्पररी रूटीन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, दिस डेज राम फॉरगेट्स हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। इन दिनों राम अक्सर अपना होमवर्क भूल जाता है, फॉरगेट्स आएगा। दीज डेज देख के, मतलब टेंस अगर आपको कमांड करना चाहते हैं, मतलब एक नजर में टेंस को आप करना चाहते हैं, तो आप टेंस के क्या करिए, हर जो टेंस का जो टाइम एक्सप्रेशन है वो याद कर लीजिए, किस टेंस में कौन से टाइम एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। आप उस टाइम एक्सप्रेशन को देख के भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन जो अभी तक थे वो सब थे ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस, है कि नहीं। और ग्रामर के क्वेश्चंस को आपने देखा कि बहुत टफ क्वेश्चंस ऐसा कुछ करके दिया नहीं जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सेट नहीं किए जाते। तो ये 60 में से आपको, और इधर का 40, 60 और 40 मिला दिए। इस बार का जो दिया हुआ है मॉडल पेपर, उसमें 40 क्वेश्चन ही आपके बुक से दिया हुआ है। 60 क्वेश्चन जो है ग्रामर और सेंटेंस पैटर्न, स्पेलिंग करेक्शन, है कि नहीं, फ्रेजल वर्ब्स और ऐसा कुछ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी के 40 क्वेश्चन आपके बुक पे हैं, तो 40 60 100 हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर बनाना ही बनाना है। 40 क्वेश्चन अगर आप बुक पे कमांड अच्छा है, बुक पढ़े हुए याद है, तो 40 इधर से, और 100 नंबर का 60 को में से 10 को भी सही नहीं होगा, तो 60 40 100 नंबर। मतलब अगर थोड़ा सा पढ़ाई हो किताबों की और ग्रामर पे थोड़ी भी पकड़ हो, तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर being here with patience. Have a wonderful academic day ahead. Take care of yourself. Bye bye.